15 अगस्त 2001 भारत का 54वां स्वतंत्रता दिवस सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। भारत के नवनिर्मित राज्य झारखंड की राजधानी रांची में मुख्यमंत्री श्री बाबूराव मरांडी ने राष्ट्र ध्वज फहराकर स्वतंत्रता दिवस का श्री गणेश किया। इस समारोह में काफी मात्रा में जनसाधारण और विशिष्ट व्यक्तियों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने परेड का निरीक्षण भी किया। भारत का एक और नया राज्य उत्तरांचल। मुख्यमंत्री श्री नित्यानंद स्वामी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर आम जनता के अलावा काफी संख्या में स्कूली बच्चों ने भी हिस्सा लिया। प्रतिभाशाली बच्चों को इस अवसर पर पुरस्कार प्रदान किए गए। हाल ही में भारत के राज्यों की संख्या में एक और राज्य का इजाफा हुआ। यह है छत्तीसगढ़। यहां भी स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। राज्य के मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। इसके बाद पुलिस दलों की सलामी ली। सलामी के बाद पुरस्कारों का वितरण भी किया गया। जेके स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा जम्मू में भी स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर के शिक्षा मंत्री श्री मोहम्मद शफी उरी ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। पुलिस की टुकड़ियों द्वारा सलामी दिए जाने के बाद किशोरों ने भी मार्च पास्ट किया। सफेद और लाल रंग में सिमटी इन किशोरियों के बढ़ते कदम नए भारत की कहानी कह रहे थे। मुंबई महाराष्ट्र मंत्रालय के प्रांगण में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री विलासराव देशमुख ने राष्ट्र ध्वज फहराया। बाद में उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए। सेंट जॉर्ज पोर्ट चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सुश्री जयललिता ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। केरल के तिरुवनंतपुरम में राज्य के मुख्यमंत्री श्री A.K. एंटोनी ने ध्वजारोहण किया।
परंपरा के अनुसार उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और बाद में पुलिस दलों की सलामी ली। इस समारोह में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर स्वतंत्रता दिवस समारोह की शुरुआत की। बाद में उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिस दलों की सलामी भी ली, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं। बेंगलोर, कर्नाटक। मुख्यमंत्री श्री एस.एम. कृष्णा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर स्वतंत्रता दिवस समारोह का आरंभ किया। परंपरा के अनुसार उन्होंने परेड निरीक्षण भी किया। पुलिस टुकड़ियों की सलामी भी उन्होंने ली, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। बाद में पुरस्कार प्रदान किए गए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भुवनेश्वर में पुलिस बलों के जवानों की सलामी लेते हुए उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक। यमुनानगर, हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस को एक नए ही अंदाज में मनाया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला ने राष्ट्रीय ध्वज को फहराकर समारोह का आरंभ किया। मुख्यमंत्री ने परेड का निरीक्षण किया। पुलिस बलों के जवानों और बच्चों की टुकड़ियों की भी उन्होंने सलामी ली। इस अवसर पर विकलांगों को साइकिलें भेंट की गईं। भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का दिल लाल किला। भारत के 54वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में लाल किले का प्रांगण लोगों से खचाखच भरा हुआ था। दूर दूर तक लहराते राष्ट्रीय झंडे इस समारोह को निराली शान प्रदान कर रहे थे।
कारों के एक जत्थे के साथ भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का आगमन। उनका स्वागत किया भारत के रक्षा मंत्री श्री जसवंत सिंह ने। प्रधानमंत्री ने सलामी मंच की ओर प्रस्थान किया। भारत की तीनों सेनाओं की टुकड़ियों ने सलामी की तैयारी की घोषणा की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने इन टुकड़ियों का निरीक्षण किया। हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री ने लोगों का अभिनंदन किया। वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री ने लाल किले पर ध्वजारोहण किया। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्र को संबोधित किया। मेरे प्यारे देशवासियों, अभी आपने हमारी तीनों सेनाओं के मधुर बैंड को सुना। मैं आपको बधाई देता हूं। हम स्वतंत्रता की 54वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। स्वतंत्रता के संग्राम में जो शहीद हुए, आज हम उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम के सभी महापुरुषों, विशेष रूप से महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्मरण करना चाहता हूं। इनकी प्रेरणा इस नई शताब्दी में हमारा मार्गदर्शन करेगी। इस मौके पर विश्व के कोने कोने में बसे भारतीय मूल के लोगों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं। 100 करोड़ लोगों का ये देश 5000 पुरानी सभ्यता की विरासत लेकर आज एक गौरवपूर्ण अध्याय लिखने जा रहा है। मित्रों, याद कीजिए 3 साल पहले परमाणु परीक्षण के बाद हमें कितनी कठिनाइयों के दौर से गुजरना पड़ा था। आज वे कठिनाइयां दूर हो रही हैं। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हमने इन कठिनाइयों को सफलतापूर्वक झेला। आज दुनिया के अनेक महत्वपूर्ण देशों के साथ हमारे संबंधों में घनिष्ठता आई है। हमें मालूम है पाकिस्तान के लोग भारत के साथ अमन चाहते हैं। हमने पारस्परिक लाभ के लिए व्यापारिक, आर्थिक और अन्य सहयोगों को बढ़ावा देना माना है। हम दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क को प्रोत्साहित करना होगा। दुर्भाग्य से
सभी क्षेत्रों में संबंध सुधारने में राष्ट्रपति मुशर्रफ महोदय की रुचि नहीं थी। वे केवल एक सूत्रीय एजेंडा के साथ यहां आए थे कि भारत कश्मीर पर पाकिस्तान की शर्त मान ले। मैं उनकी ये बात स्वीकार नहीं कर सकता था। वे चाहते थे कि हम शिमला समझौता और लाहौर घोषणा पत्र को भूल जाएं और आगरा से एक नया सफर शुरू करें। उनके ये बात भी स्वीकार नहीं की जा सकती थी। वो सीमा पार से आने वाले आतंकवाद को जिहाद और आजादी की लड़ाई कहते रहे। इस तर्क को स्वीकार करने का तो सवाल ही नहीं था। जैसी कि हमें आशंका थी, आगरा शिखर वार्ता के बाद आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं। अमरनाथ, किश्तवाड़, डोडा, जम्मू और कल गाजियाबाद के निकट निर्दोष लोगों की बड़े पैमाने पर हत्या की गई है। ये कैसा जिहाद है? ये कैसी आजादी की लड़ाई है? ये किसकी आजादी के लिए है? पाकिस्तान समर्थित जिहादी संगठनों के काम नापाक हैं, इस्लाम और इंसानियत के विरोधी हैं। जिस कश्मीर को पाकिस्तान लड़कर प्राप्त न कर सका, उसे जिहाद या आतंक से हासिल कर लेगा, इस भ्रम में किसी को नहीं रहना चाहिए। जहां तक पाकिस्तान से बातचीत का संबंध है, भारत इस प्रक्रिया को जारी रखना चाहता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में पाक समर्थित आतंकवाद को कुचलने में हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे। उत्तर पूर्व के राज्यों की स्थिति हमारी विशेष चिंता का विषय है। हिंसा से समस्याएं उलझती हैं, सुलझती नहीं। इससे उत्तर पूर्व का विकास अवरुद्ध हुआ है। उन राज्यों के तमाम भाइयों बहनों को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हमारा व्यापक शांति अभियान कारगर साबित होगा। अच्छे मानसून के कारण आने वाली फसलों से आर्थिक मोर्चे पर आशाजनक संभावनाएं हैं। सभी आधारभूत क्षेत्रों, उद्योगों तथा कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए उपाय किए गए हैं। इस दिशा में हम शीघ्र ही और कदम उठाएंगे। इससे आर्थिक मंदी को समाप्त करने में मदद मिलेगी। विगत कुछ वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं ने मानो भारत की परीक्षा लेने की ठान ली हो। उड़ीसा में महाचक्रवात आया, गुजरात में विनाशकारी भूकंप, देश के कुछ भाग भीषण बाढ़ की चपेट में आए। बाढ़ के साथ कहीं कहीं सूखा भी है। लेकिन सारी प्राकृतिक आपदाओं का हमने मिलकर सामना किया और लोगों को राहत पहुंचाई। अब उनके पुनर्वास का काम बड़े पैमाने पर हो रहा है, सबके सहयोग से। और हम विदेशों को भी धन्यवाद देते हैं। इस गति से उन्होंने हमें आकर मदद दी, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। और ये उनकी मदद इस बात का प्रतीक है कि सारी मानवता एक है और मानवता का कोई भी भाग अगर पीड़ित हो तो सारे शरीर में पीड़ा होती है। सबको मिलकर उसकी सहायता के लिए दौड़ पड़ना चाहिए। हम प्रयास कर रहे हैं कि प्राकृतिक आपदाओं से कारगर ढंग से निपटने के लिए एक स्थायी और संस्थागत उपाय करें। मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप देश के अन्नदाता हैं। आपने अपनी मेहनत से आज भारत को खाद्यान्न के मामले में न केवल आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि अतिरिक्त पैदावार भी की है। अनाज का अभाव अब अतीत का विषय बन गया है। पहले हम अनाज का आयात करते थे, आज हम निर्यात कर रहे हैं। कुछ लोग ये आशंका जता रहे हैं कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में के प्रति वचनबद्धता के कारण भारतीय बाजार सस्ते कृषि आयातों से पट जाएगा। यह आशंका गलत साबित हुई है। हम अनुचित आयात को रोकने, आवश्यकता के अनुसार आयात शुल्क लगाने में और बढ़ाने में सक्षम हैं। हमने कई मामलों में ऐसा किया भी है। भाइयों और बहनों, पिछले दिनों में भ्रष्टाचार और घोटाले के कुछ मामले सामने आए हैं। भ्रष्टाचार की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। कल ही लोकसभा में एक नया विधेयक पेश हुआ है, लोकपाल विधेयक। उसमें प्रधानमंत्री को भी यदि भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगते हैं तो जांच के लिए शामिल किया गया है। हमारी सरकार इस संबंध में कोई भेदभाव नहीं करेगी और बड़े से बड़े व्यक्ति को अगर आवश्यकता हुई तो कटघरे में खड़ा करने में परहेज नहीं करेगी।
ग्रामीण इलाकों में अधिक और सुनिश्चित रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार 10,000 करोड़ रुपए की एक नई महत्वाकांक्षी योजना शुरू कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित ये योजना संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना होगी। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों द्वारा संचालित स्थायी विकास के कार्यों में काम करने वालों को नगद और अनाज के रूप में मजदूरी मिलेगी। इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए के मूल्य का 50 लाख टन अनाज राज्यों को हर साल आवंटित किया जाएगा। मौजूदा सभी रोजगार योजनाओं को इस बृहद योजना में सम्मिलित किया जाएगा। इस योजना से लगभग 100 करोड़ श्रम दिन के रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। मित्रों, भारत में शहरों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। गरीबों के लिए सस्ते मकानों की काफी कमी है। सरकार ने विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अन्य कमजोर वर्गों के लिए अंबेडकर वाल्मीकि मलिन बस्ती आवास योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। शहरी विकास मंत्रालय इस योजना के लिए प्रतिवर्ष 1,000 करोड़ रुपए का अनुदान देगा। इसका क्रियान्वयन हुडको करेगा। वे इस योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपए ऋण के रूप में भी उपलब्ध कराएगा। हमारी सेना के 3 लाख जवानों के परिवारों को आवास की सुविधा अभी तक नहीं मिली है। आवास निर्माण की आज की मौजूदा गति से इस लक्ष्य पूर्ति के लिए 30 साल लगेंगे। हमने फैसला किया है कि इन 3 लाख मकानों का निर्माण अगले 4 सालों में पूरा किया जाएगा। पिछले साल मैंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का उल्लेख किया था। प्रायः सभी राज्यों में इसका क्रियान्वयन हो रहा है। अब तक इस योजना के लिए केंद्र ने 5,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए। इस पूरी योजना में कुल 60,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सन 2007 में 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 500 से ज्यादा आबादी वाले सभी गांवों को 12मासी सड़कों से जोड़ दिया जाएगा। इस वर्ष को हम महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। इसलिए हम हमारी माताओं, बहनों और बालिकाओं के कल्याण के लिए चलाए जा रहे सभी कार्यक्रमों में तेजी लाएंगे। मैं विशेष रूप से महिलाओं द्वारा बनाए गए अपनी सहायता आप करो सेल्फ हेल्प समूहों को बधाई देना चाहता हूं। बच्चे हमारे देश की सबसे बड़ी अनमोल संपत्ति हैं। 10 साल पहले विश्व सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए मैंने सब बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अधिक निवेश की आवश्यकता पर जोर दिया था, लेकिन अकेले सरकारी एजेंसियों से यह संभव नहीं है। इसलिए मैं सेवाभावी संस्थाओं, उद्योगों तथा आम नागरिकों से आग्रहपूर्वक कहना चाहूंगा कि हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करें कि हिंदुस्तान का हर एक बच्चा अच्छी तरह से फले फूले। आइए हम सब मिलकर ऐसे संगठित, शक्तिशाली, समृद्धशाली और उदार भारत की रचना के लिए एक बार फिर अपने संकल्प को दोहराएं। मेरे साथ 3 बार बोलिए, जय हिंद। जय हिंद के इस उद्घोष के साथ ही सारी दुनिया को भारत के 54वें राष्ट्रीय दिवस का पैगाम देने रंग बिरंगे गुब्बारों का कारवां आसमान की बुलंदियों को छूने लगा।